वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज थ्री हमें संसद क्यों चाहिए इसे डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि हमें संसद क्यों चाहिए, तो संसद क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। पहले कि हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय की प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और इस बात में सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो संसद हमने जान लिया कि संसद क्या है, तो संविधान के एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सभा का गठन होता है, राजनीतिक सभाओं का गठन होता है। राजनीतिक सभा तो आप जानते ही होंगे कि बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक साथ संसद में क्या करती हैं, सभा का गठन करती हैं और देश के मामले में विचार और विमर्श किया जाता है। एक भवन होता है संसद भवन, जहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां एकत्रित होती हैं। वहाँ पे स्पीकर होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने भी टीवी में देखा होगा संसद भवन को। वहाँ पे जितने भी पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, मांगे रखती हैं और जिसकी भी सरकार चुनी जाती है उन्होंने 5 वर्ष में कौन सा कार्य किया है, इस बात पे प्रश्न उत्तर और बहस की प्रक्रिया चलते रहती है। तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पे संसद भवन है। संसद भवन जो कि संविधान का एक प्रतीक है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, देश के विभिन्न मामलों में राय मशवरा करते हैं, बहस करते हैं और सही गलत के निर्णय को ठहराते हैं। और हम आगे जानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको संसद भवन का चित्र दिख रहा होगा। हमारा जो भारतीय संसद भवन है वो ऐसा ही दिखता है, उसका ये प्रतीक चित्र है। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते हैं तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांग पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्ट और कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधि की व्यवस्था को मंजूरी दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने के अंतर्गत जो बनाई गई शुरुआती विधायिका थी, राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण बनी थी, लेकिन इनमें से भी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार था और न ही आम लोगों को निर्णय करने की प्रक्रिया में लिया जा सकता था। तो चलिए पहले हम इसे समझते हैं कि जिस समय अंग्रेज भारत आए थे तो करीब उन्होंने 100 वर्षों से अधिक हम पर शासन किया था। वो बहुत समय तक यहाँ रहे और भारतीय व्यवस्था को लूटते रहे, जिस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और भारतीयों में भी किसी भी तरीके की लड़ाई की भावना नहीं थी। लेकिन वे अंग्रेजी थे जिन्होंने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर यहाँ पे शासन किया था। फूट डालो और शासन करो की नीति का अर्थ होता है जैसे हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, सिख ईसाई को लड़वाना आपस में। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी चालाक बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि के आधार पर उन्होंने हम भारतीयों को आपस में लड़वाने का भी प्रयास किया। जब धीरे धीरे भारतीय नेताओं को यह बात समझ में आने लगी कि अंग्रेज हमारा भला कभी नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी भी इस बात को मानते थे। जब उन्हें आज़ादी नहीं मिली थी, वे इस बात को मानते थे भली भांति कि अंग्रेज हमारे लिए हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन जब 1940 के वर्ल्ड वार में भारतीयों को आज़ादी नहीं दी गई भारतीयों से वादा करके, तब महात्मा गांधी पूर्ण रूप से यह बात समझ गए कि अंग्रेज हमारे लिए किसी भी तरीके का भले का कार्य नहीं करेंगे, ये हमें लूटने आए हैं और हमारा फ़ायदा ही उठाने आए हैं। तब जाकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना शुरू कर दिया और उसी दिन से उन्होंने प्रण लिया कि हम अंग्रेजी सरकार को यहाँ से भगा कर रहेंगे। तत्पश्चात 1885 ईस्वी में
यह सब व्यवस्थाएं महसूस की जाने लगी कि कभी ना कभी हम लोगों को अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, तो उसके लिए एक योजना चाहिए, जिसमें कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये उस समय की सबसे पहली पार्टी थी जहाँ पे लोगों को आपस में जोड़ा जा रहा था, भारतीय नेताओं और भारतीय राजाओं को। अब भारतीय भी यह बात पूर्ण रूप से समझ गए थे कि भारत हमारा देश है, उस पर अंग्रेजों का शासन भले ही है, लेकिन हमें किसी भी तरीके का अधिकार हमें नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, सरकार चुनने का भी अधिकार नहीं है। तो भारतीय नेताओं ने यह बात आसानी से समझी और उन्हें यह समझ में आया कि जब तक हमारे यहाँ अंग्रेज रहेंगे तब तक वे हमें लूटते और खसोटते रहेंगे। तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा में बहुत सारे लोग एकत्रित हो चुके थे। आगे जाकर यह जो है नरम दल और गरम दल में बट गया था। कुछ ऐसे लोग थे जो उग्रपंथी विचारधारा के थे और कुछ उदारवादी विचारधारा के थे। उग्रपंथी मतलब लड़ाई पीट करना, कि अंग्रेज अगर जब भी हम लोगों पे आक्रमण करते थे तो बदले में उन पे उसी तरीके का आक्रमण किया जाए। उदारवादी में वैसे लोग शामिल थे जो वाक युद्ध करते थे, वहां पे शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसी सब को देखते हुए जो है 1909 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्ट बना लिए, जहाँ पे अंग्रेजी सरकार से भारतीय राज्यों की मांग की जा रही थी कि वे उनको अपना देश सौंप दे, भारतीयों को अपना अधिकार दे, वोट डालने का भी अधिकार। ये सारी चीज़ें जो है मांग की जा रही थी अंग्रेजी सत्ता से। जैसा कि हमने अध्याय पहले में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव, स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पे हम स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप से ग्रहण किया। इस संविधान में सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक व्यक्तिमताधिकार का मतलब था कि देश के सभी व्यक्ति नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देना। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक अंग्रेज हमारे भारत में रहे तब तक उन्होंने केवल हम लोगों को लूटा खसोटा, हम पे अत्याचार किया और हमें किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया। भारतीयों को भारतीयों के ही अधिकार से वंचित रखा गया। अब जो भी जनता थी वो इस तरीके का सरकार चाहती थी कि अगर हमें कभी भी आज़ादी मिलती है तो उसमें हमारा अधिकार हो, हमें वोट डालने का अधिकार दिया जाए, हम भारत के नागरिक हैं इस बात का प्रमाण दिया जाए। सरकार जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चुनी जानी चाहिए। तो इतने सारे मूल बिंदुओं को महत्व रखते हुए जो है अब नए भारतीय साम्राज्य का गठन किया जा रहा था। देखिए एक चित्र दिया हुआ है जिसमें मतदाता इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम के द्वारा इस्तेमाल विधि 2004 में आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इससे ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। तो ईवीएम मशीन जो कि वोटिंग की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें पेपर का प्रयोग कभी नहीं होता है और 2004 से पहले बहुत सारे पेपर का प्रयोग होता था, जिसमें जब भी चुनाव 5 साल पे किए जाते थे करीब 1.5 लाख पेड़ों की कटाई की जाती थी। तो अब जो है ईवीएम मशीन के कारण जो है वोटिंग मशीन की अब मतलब पेपरों की अब रक्षा हो चुकी है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति जो है ईवीएम में वोट डालते थे। अब चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि सार्वभौमिक व्यक्तिमत अधिकार क्यों मिलना चाहिए। इसके पक्ष में एक कारण बताइए। सार्वभौमिक व्यक्तिमत अधिकार इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जितने भी 18 वर्ष के पुरुष और जितने भी 18 वर्ष की महिलाएं हैं उन सबको देश में अधिकार देना अनिवार्य है, क्योंकि वे देश में अपनी भागीदारी देंगे तभी देश का विकास संभव हो सकेगा। और अगर हमको सरकार को चुनने का अधिकार है तो हम क्या कर सकते हैं, जनता के हित में सरकार चुनी जा सकती है। अगर सार्वभौमिक व्यक्तिमत अधिकार नहीं होता तो जो भी सरकार चुनी जाती वो अपने मनमाने ढंग से शासन करती, जिस तरीके से अंग्रेज हम लोगों पे शासन की। तो 100 वर्ष से अधिक अनुभव के बाद भारतीय जनता नहीं चाह रही थी कि किसी भी तरीके से अगर शासन व्यवस्था नहीं आती है, नई भारतीय राज्य का नए भारतीय देश जो बनते हैं या फिर स्वतंत्रता के बाद जो हमें हमारा साम्राज्य प्राप्त होता है वो पूर्ण रूप से सार्वभौमिक व्यक्तिमत अधिकार पर आधारित हो, जहाँ हम वोट डालकर सरकार को चुने, न कि अंग्रेज की सरकार की तरह। कभी आपके भी क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता होगा, वहाँ पे बच्चों से वोटिंग की प्रक्रिया के द्वारा जो है मॉनिटर का चुनाव किया जाता है। अगर मान लीजिए कि शिक्षक किसी एक मॉनिटर को चुन दे तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक अपने पसंद के स्टूडेंट को चुनेंगे और बच्चों के द्वारा जो वोटिंग की जाती है तो इसमें सबके समर्थन से जो भी बच्चा चुना जाएगा मॉनिटर के लिए उसको चुना जाएगा। तो आप भी सोच के देखिए कि शिक्षक का विकल्प अच्छा है या बच्चों के वोट डालने का विकल्प अच्छा है। तो साधारण सी बात है कि बच्चों के द्वारा जो वोटिंग सिस्टम की गई है उनके द्वारा मॉनिटरिंग चुना जाना अच्छा है, नहीं कि अगर शिक्षक चुनते तो वो अपने किसी फेवरेट स्टूडेंट को मॉनिटर बना सकते थे।
अब चलिए इसी महत्व को हम समझते हुए जानेंगे कि पूरे देश में वोटिंग सिस्टम क्यों लागू की गई। लोगों और उनके बीच प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतांत्रिक का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चार स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यही होती है कि व्यक्ति या नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों में एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहते हैं और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से ही लोग क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो चलिए अब हम इस बात को समझ लेते हैं कि व्यक्ति मताधिकार के द्वारा जो लोग वोट डालकर सरकार को चुनते हैं तो इसके पीछे एक कमेटी तैयार की जाती है। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के लिए चुना जाता है तो उसको मंजूरी कैसे दी जाती है, तो मंजूरी देने के लिए लोग क्या करते हैं, संसद के लिए एक प्रतिनिधि चुनाव का गठन होता है। वहां पे आम लोगों के द्वारा वोट नहीं दिया जाता है, सरकार चुनती है इनको। इन्हीं जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो एक समूह की सरकार बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए बीजेपी की अपनी एक समूह सरकार है, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अपनी एक सामूहिक सरकार। इसी तरीके से बहुत सारी पार्टियां उनकी अलग अलग समूह की सरकार होती है और यही प्रतिनिधि कहलाती है, जो संसद की प्रतिनिधि कही जाती है। और इन्हीं समूहों में जो व्यक्ति होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। यही संसद सरकार को नियंत्रित करने का काम करती है कि सरकार जो है किसी भी तरीके का कोई ऐसा कार्य नहीं करे जो संविधान या जनता के खिलाफ हो। इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो कुछ लोग हैं हाथी पे चढ़कर जो है ईवीएम मशीन को ले जा रहे हैं ताकि वहाँ पे वोटिंग सिस्टम को जो है ला सके और लोगों को जो है चुनाव में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधियों का विचार है कि 6 और 7 को सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को फिर से दोहरा रहे हैं। हमने क्लास 6 और क्लास 7 में भी कुछ पढ़ा है जिसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप इन क्वेश्चन को पढ़ें और हमें जवाब दें। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इनको फिर अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम चैप्टर पे आते हैं और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ फोटो दिख रहा होगा, जिसमें पहला फोटो है भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून का निर्माण करती है। इसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपको संसद भवन दिख रहा होगा, एक में लोकसभा एक में राज्यसभा है। अब चलिए हम देखिए दूसरे पॉइंट पे है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होने चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा में 545 सदस्य होने चाहिए। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ होगी आपको राज्यसभा और यहाँ होगी आपको लोकसभा। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। संसद की भूमिका क्या होती है। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत के निर्णय की प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी को सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के सभी तरह के चुनाव जो होते हैं, इस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं, जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिया गया नक्शे में है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाना। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो संसद की भूमिका क्या होती है, इसकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संसद का गठन 1947 के बाद किया गया था, जो कि भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में विश्वास करती है। संसद क्या बताती है कि जो भी सरकार को चुना जाना वो किसके माध्यम से चुना जाना चाहिए, तो वोटिंग के माध्यम से, जहाँ पे जनता वोट डाले और सरकार को चुने। और किस क्षेत्र में चुनाव होना है, कब होना है, इन सब बातों का ध्यान संसद के को ही रखना पड़ता है। हम 41 पृष्ठ संख्या में नक्शे पर देखेंगे इसको पूरी तरीके से। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती है कि मतलब कोई भी सरकार जो है किसी भी तरीके का गैर कानूनी कार्य नहीं करे। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है, जो भी वोटिंग में मतलब चुने जाने के लिए प्रतिनिधि चुना गया है। एक मुख्य व्यक्ति को भेजा जाता है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार क्या करते हैं, आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। उनमें से एक प्रतिनिधि, जैसे बीजेपी का एक प्रतिनिधि, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधि लोजपा, और बहुत सारे ऐसे आरजेडी वगैरह जितने भी मतलब राजनीतिक पार्टियां, उन सबका एक मुख्य प्रतिनिधि जो होता है उसे संसद में बुलाया जाता है। ये कितने भाग में बटे होते हैं, तो ये 2 भाग में संसद बटी होती हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। हमने ऊपर जाना कि 545 लोकसभा में सदस्य होने चाहिए
और जो है राज्यसभा में 245 सदस्य होने चाहिए। आप सदस्यों की संख्या याद रखें, आपको क्वेश्चन आंसर में भी काम आएगा और जीके के क्वेश्चन में भी बहुत सारे जगहों पर आपको जनरल कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक तालिका दी गई है और इस बात को अच्छी तरह से समझे। देखिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है जिसको भाजपा बोलते हैं, इसकी निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 303 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 52 है। इंडियन मुनेत्र कलम की संख्या 24 है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की संख्या 22 है। युवा श्रम और किसान कांग्रेस पार्टी की संख्या 22 है। शिवसेना की संख्या 18। जनता दल जो है जेडीयू उसकी संख्या 16। बीजू जनता दल बीजेडी की 12। बहुजन समाज पार्टी की 12। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की 10। तेलंगाना राष्ट्र समिति की 9। लोक जनशक्ति पार्टी की 5। समाजवादी पार्टी की 5। निर्दलीय की 4। नेशनल कांग्रेस पार्टी की 4। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 3। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की 3। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3। तेलुगु देशम पार्टी की 3। ऑल इंडिया मजलिम इत्तेहादुल मुस्लिम AIM की संख्या 2। इसी तरीके से बहुत सारी पार्टियां हैं जिसकी कुल संख्या 543 है। लोकसभा का आपको लिस्ट दिया गया है जिसमें बहुत सारी पार्टियां, उन पार्टियों की सदस्य संख्या है। हमने यहाँ जाना कि पृष्ठ 28 पर जो चित्र दिए गए 1962 में तीसरे लोकसभा के परिणाम के दिखाए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। हम जब पृष्ठ संख्या 28 पे आएंगे तो हम इनको जानेंगे कि इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं और आपके विचार से ऐसा क्यों है। लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है और किसी राजनीतिक दल के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें की जाती है और आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, कारण बताइए। आप इन क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। हम पृष्ठ संख्या 28 देखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि क्या कहा गया है। अब हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे जो चित्र दिया गया था यह 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम में दिखाए गए चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का गठन करके सरकार बनानी पड़ी। यह बात जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए किसी को अगर वोट डाला जाता है, कोई भी सरकार को अगर हम चुन रहे हैं और उसके पास जो है कुछ वोट कम हो जाते हैं जीतने के लिए, तो वो क्या करती है, दूसरी राजनीतिक पार्टियों से वोट मांगती है ताकि वो क्या कर सके, एक ऐसी सरकार बना सके जो मिलकर सरकार बनाती है, मतलब बहुमत दल से सरकार बनाती है। तो यह दोनों भाग में जो सरकार बढ़ जाती है तो दोनों प्रत्यक्ष रूप से साथ साथ मिलकर शासन करती है। इस तरीके से बहुत सारे चुनावों में होता है ऐसा कि अगर किसी को भी मत कम हो गया तो वो क्या करते हैं, किसी भी दूसरे व्यक्ति से मतलब किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी से वोट ले सकते हैं। केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें यहाँ पे दी गई हैं। इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 में हुआ था। 1930 के दशक में बाईं ओर साउथ ब्लॉक का है और दाईं ओर जो है आपको दिया गया है नॉर्थ ब्लॉक का चित्र। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेशी मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पे कौन कौन रहते हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में भी स्थित है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी भी विधेयक में कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल जाए। इस प्रकार राज्यसभा को भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। मतलब जो भी 233 व्यक्ति हैं उनको वहीं के संसद के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं और 12 जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि राज्यसभा जो होती है वो मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। मतलब इनके पास जो है लोकसभा से ज्यादा शक्ति होती है। राज्यसभा की कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव वो आसानी से पेश करती है, किसी भी तरीके का कानून, लेकिन फिर भी जो है उसे विधेयक के रूप में लागू करने के लिए जरूरी होता है कि राज्यसभा की मंजूरी उन्हें मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किया गया अगर जाता है तो लोकसभा को अगर मंजूरी दी जानी है तो उसका निर्णय संसद लेती है कि संसद के द्वारा जो है ये बताया जाता है कि यह सही है या नहीं। तो चलिए यह वीडियो का पार्ट 1 था, इसे हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसे अपने दोस्तों में भी इससे अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं पार्ट 2 में अब। थैंक यू।